class. Assalamu alaikum. I am Hiba Ijaz and welcome to lecture number 16. हम अपने थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. आज हम देखेंगे कि हमारे पास escape सीक्वेंस क्या होता है और हमारे पास end, L and set width ये दो मैनिपुलेटर्स हैं. ये बेसिकली क्या काम करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम escape सीक्वेंस से. Escape sequences are special characters used to control the output look on output devices. Output device जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक आप स्क्रीन के ऊपर अपने देख रहे हैं कि यहाँ पे escape sequence लिखा हुआ है. ठीक है. अब ये थोड़ा सा बोल्ड हुआ है. तो अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस किसी अपने आउटपुट को बोल्ड करना हो तो हम उसको कैसे करते हैं. नेक्स्ट आप लाइन में देख रहे हैं कि यहाँ पे escape sequence लिखा हुआ है एंड कंट्रोल द के बाद जो आउटपुट है ये एक न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है. तो हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हमने आउटपुट को इस तरह कंट्रोल करना हो कि हमारे पास कोई चीज़ न्यू लाइन से स्टार्ट हो तो हम कैसे करेंगे. जैसे कि अब आउटपुट डिवाइसेस के बाद अगेन ये दीज न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है. ये आउटपुट न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है. तो अगर आपने न्यू लाइन के ऊपर नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करना हो प्रोग्रामिंग में तो आप कैसे करेंगे. ठीक है. तो जितने भी escape सीक्वेंस हैं जो मैं आउटपुट को कंट्रोल करने के काम आते हैं उनको हम लोग बैक स्लैश से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अगर हमें न्यू लाइन की तरफ जाना है तो हम लोग लिख देते हैं बैक स्लैश एन. ठीक. अगर आप चाहते हैं कि आपके आउटपुट में एपॉस्ट्रोफीज बनी हुई आए ओके तो आप लोग क्या करते हैं बैक स्लैश और डबल एपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं. ठीक. तो आपकी जो आउटपुट में उसके अंदर भी एपॉस्ट्रोफी बनी हुई आ जाएगी. ओके. अगर मैंने कुछ लिखना है हिबा और मैं चाहती हूँ कि हिबा के ऊपर इस तरह करके दो एपॉस्ट्रोफीज बनी हुई आए. ठीक. तो मैं सी आउट में हम लोग करते होते हैं जो भी हमें डिस्प्ले कराना है तो हम लिखेंगे सी आउट. फिर सिंटेक्स क्या होते हैं दो एंगुलर ब्रैकेट्स लगती हैं. ठीक है. और देन हम लोग ऐसे स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते थे हमने जो भी लिखना हो. अब हमारा नॉर्मल जो सिंटेक्स होते हैं हमने सी आउट में जो भी एज इट इज प्रिंट करवाना होता है हम उसको हमेशा लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में. ठीक है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट में भी आपके पास इन्वर्टेड कॉमर्स आए तो फिर आप क्या करेंगे. तो फिर आप escape सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. escape सीक्वेंस को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे लगा देंगे बैक स्लैश और डबल ये. फिर यहाँ पे भी आपको चाहिए तो आप बैक स्लैश और इन्वर्टेड कॉमर्स. तो आपके कंपाइलर को पता चल जाएगा कि बैक स्लैश के साथ अगर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है इसका मतलब है कि आउटपुट में सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा लिया हो. तो इस आउटपुट में हमारे पास खाली हिबा लिखा हुआ आएगा और उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स लिखे हुए आएंगे. अदरवाइज जो ये वाले इन्वर्टेड कॉमर्स हैं ये तो सिंटेक्स का पार्ट है. ये तो वो कभी भी प्रिंट नहीं होते. ठीक है. इसमें खाली ये पता चलता है हमें कि हमने अपने आउटपुट के अंदर इनको प्रिंट करवाना है अपॉस्ट्रोफी को. ठीक है. और सॉरी ये मैंने जब स्मॉल ब्रैकेट लगाए हुए ये नहीं होता हमारे पास. सॉरी माय मिस्टेक. ठीक है. सी आउट का नॉर्मल सिंटेक्स क्या होता है आप सी आउट लिखते हैं आप एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं एंड देन इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं. ठीक है. अगर आप कोई चीज़ को एज इट इज प्रिंट करवाना हो तो अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो फिर इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगते. और अगर आप चाहते हैं कि आपके आउटपुट में इन्वर्टेड कॉमर्स आए तो फिर इन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपको बैक स्लैश के साथ इन्वर्टेड कॉमर्स मज़ीद लगाने होंगे. ठीक है. और अगर आपको न्यू लाइन में जाना है तो आपको कहीं पे भी किसी जगह पे भी कोई स्टेटमेंट के दरमियान न्यू लाइन पे जाना है तो आपको बैक स्लैश एन लगाना होगा. ओके. अगर आपने कोई अलर्ट बीप साउंड आपको चाहिए ठीक है प्रोड्यूस करवानी है तो आप बैक स्लैश ए का इस्तेमाल करेंगे. आपका कर्सर अगर इस पॉइंट पे है आपने एक पॉइंट पीछे मूव करवाना है तो आप बैक स्लैश बी का इस्तेमाल करेंगे. न्यू लाइन के लिए आप बैक स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. एंड अगर आपका जो करंट लाइन है अगर ये लाइन है आप चाहते हैं कि आपका कर्सर इस पॉइंट पे मूव कर जाए तो बैक स्लैश आर का इस्तेमाल करें. बैक स्लैश टी क्या करता है अगर आपके पास एक चीज़ लिखी हुई है अगर हाई लिखा हुआ है ठीक है
तो ये बैक स्लैश अगर टी आपने लगा दिया, एक ये देखें, अगर सी आउट में अगर सी आउट लिखा, दो एंगुलर ब्रैकेट लिखे, इन्वर्टेड कॉमर्स दिए और आपने हाई लिखा, उसके बाद बैक स्लैश टी लगा दी और बी ए लिख दिया, ठीक है, तो ये बैक स्लैश टी आपको क्या करेगा, आउटपुट में 6 एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट करेगा, ठीक है, 6 स्पेसेस यहाँ पे छोड़ देगा एंड देन फिर बी ए को प्रिंट करेगा। ओके, इसी तरह अगर आप डबल बैक स्लैश डालें तो आउटपुट के अंदर सिंगल बैक स्लैश आपके पास आ जाएगी। अगर आप सिंगल कोट इस तरह करके डालें तो आउटपुट में सिंगल हमारे पास कोट आ जाएगा, अगर डबल कोट्स डालें तो आउटपुट में हमारे पास डबल कोट आ जाएगा। इसको हम लोग अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब ये देखें, हम अपने डेफ सी प्लस प्लस के कंपाइलर के ऊपर आ गए हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच नहीं लगाया क्योंकि ये इसकी सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड फाइल है, इसलिए मुझे इधर यहाँ पे अगर डेफ सी प्लस प्लस में मैं डॉट एच लगाऊँ तो मेरे पास एरर आएगा। आप लोग इस तरह भी हेडर फाइल्स लिख सकते हैं और जिस तरह बुक में आपके पास लिखी हुई है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच एंड देन वॉइड मेन, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेव की रिक्वायरमेंट है कि वॉइड मेन ना हो, इंट मेन हो, और यहाँ पे इस इंट को कुछ ना कुछ रिटर्न भी किया जाए। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही तो लास्ट लेक्चर देखें, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है। तो अब हमने देखना है कि हमारा आउटपुट किस तरह कंट्रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ सी आउट में हम लोग जो भी हमने चीज़ प्रिंट करवानी हो वो हम सी आउट में लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ABCD, ठीक। अब मेरे आउटपुट में क्या लिखा हुआ आएगा, जो भी सी आउट के बीच में लिखा हुआ है ABCD मेरे आउटपुट में आएगा, ठीक है। हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। तो आउटपुट में हमारे एक इकट्ठा लिखा हुआ नजर आएगा ABCD। आई डोंट नो इतना टाइम क्यों ले रहा है, मेरा प्रोसेसर बहुत स्लो हो चुका है। ये प्रोसेसिंग हो रही है, देखें लिखा हुआ आ रहा है प्रोसेसिंग C++ सोर्स फाइल। सोर्स फाइल क्यों, क्योंकि जब हम लोग अपना कोड लिखते हैं तो वो होता है हमारे पास सोर्स कोड, जब वो कंपाइल हो जाता है तो फिर वो बन जाता है एक ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल बन गई है अब, जो कि मशीन की लैंग्वेज होती है, ठीक है, मशीन की फाइल बन गई है। अब देखना मैंने क्या कहा था कि हम जो चीज़ भी डबल एपॉस्ट्रोफी के बीच में लिखते हैं वो हमारी स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ आ जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट ABCD, मेरे पास सी आउट ABCD आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये बी नेक्स्ट लाइन में आए, सी उसकी अगली लाइन में आए, डी उसकी नेक्स्ट लाइन में आए, इस तरह एक लाइन में आए। तो उसके लिए हमने देखा कि हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं \n, ठीक है। अब अगर मैं ए के बाद बैक स्लैश लगा के एन लिखूंगी और फिर बी लिखूंगी तो ए के बाद हमारे पास न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी और BCD नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने बैक स्लैश एन लिख दिया तो मेरे पास ये न्यू लाइन में आएगा। अब देखें सी के बाद मैं नहीं लिख रही, ओके, तो सी के बाद हमारे पास क्या होगा ये हम देखते हैं। अगेन काफ़ी टाइम ले रहा है, तो अपने पास आप लोग ये देखें, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था सी आउट A\n, ए के बाद हमारे पास न्यू लाइन आ गई। आउटपुट को देखिए हम अपने कंट्रोल कर रहे हैं एस्केप सीक्वेंस की मदद से। फिर बी के बाद \n लिखा हुआ है, मतलब कि बी के बाद न्यू लाइन आ गई, और सी और डी के बाद बीच में कुछ नहीं था, इसलिए सी और डी इसी तरह आया है, ठीक है। अब हम लोग एक और एस्केप सीक्वेंस हमने कहा था \t, कि ये ब्लैंक स्पेसेस क्रिएट करता है, वो रन करके देखते हैं। कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है, ये देखें सी और डी के दरमियान 6 ब्लैंक स्पेसेस, एक टैब, ठीक है, 6 ब्लैंक स्पेसेस क्रिएट कर देता है हमारे पास \t, ठीक है।
तो escape सीक्वेंस में और भी हमारे पास होते हैं, हमने देखा जिस तरह के \n होता है। अगर आप लोग कोई apostrophes क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें, मैं चाहती हूँ कि मेरा अभी तक आउटपुट जो आ रहा था वो सिंपली लिखा हुआ आ रहा था, उसमें कहीं पे भी कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं था। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे जो भी आउटपुट है उसके स्टार्ट में भी इन्वर्टेड कॉमाज आए और एंड में भी इन्वर्टेड कॉमाज आए। ठीक, ये वाले जो इन्वर्टेड कॉमाज है स्टार्ट के, ये तो आपकी सिंटेक्स का पार्ट है। ठीक है, ये तो प्रिंट नहीं होते। अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको बैकस्लैश के साथ लिखने पड़ेंगे। ओके, तो अब हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको हम लोग। ये देखना, अब मेरे इधर स्टार्ट में भी इन्वर्टेड कॉमास आ गए और एंड में भी इन्वर्टेड कॉमास आ गए। ये मैं दिखाती हूँ आपको। तो हमने एस्केप सीक्वेंस की मदद से अपने आउटपुट को कंट्रोल किया है। स्टार्ट में हम चाहते थे कि इन्वर्टेड कॉमा आए, तो हमने बैकस्लैश और यहाँ पे कोट्स, डबल कोट्स लगा दिए। फिर हमने कहा कि ए एज इट इज लिखा हुआ आए, फिर \n लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि न्यू लाइन की तरफ चले जाओ, तो बी न्यू लाइन की तरफ आ गया। फिर हमने बैकस्लैश लिखा हुआ है n, इसका मतलब है न्यू लाइन की तरफ चले जाओ और c को प्रिंट कर दो। फिर हमने लिखा हुआ है \t, मतलब कि c के बाद 6 स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट करो एंड देन d लिखो और फिर इधर इन्वर्टेड कॉमास को डिस्प्ले करा दो। तो आई होप कि आप लोग को एस्केप सीक्वेंस का टॉपिक सही से समझ आ गया होगा। जो रिमेनिंग है उनको आप लोग वन बाय वन इम्प्लीमेंट करके अपने पास देखें कि इन सब से क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास दो मैनिपुलेटर्स हैं, एंड एल और सेट विड्थ। ये क्या होते हैं? हमने अभी देखा कि अगर आपने ए से ए बी है, अगर आपने न्यू लाइन में मूव करना है तो आप अपने आउटपुट के अंदर \n लगा दो। ठीक है, अपनी सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर। ओके, एक और वे आपके पास ये है कि आप अपनी स्टेटमेंट के एंड में अगर यहाँ पे आपने कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके एंड में 2 एंगल ब्रैकेट लगाने के बाद एंड एल लिख दो, इसका मतलब है एंड लाइन, तो वो इस लाइन को एंड कर देगा और अगली लाइन में चला जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सी आउट एंड एल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा। एंड एल को हम लोग डायरेक्टली बस सी आउट एंड देन एंगल ब्रैकेट्स और एंड लाइन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक मैनिपुलेटर है जो कि आपको C++ में यूज़ होता है एक न्यू लाइन की तरफ जाने के लिए। एंड एक और मैनिपुलेटर हमने देखना है सेट विड्थ का। ठीक है, अब जिस तरह हमने पढ़ा था कि अगर आपने C आउट और C इन को यूज़ करना है तो आपके पास इनकी जो हेडर फाइल्स होती हैं iostream.h, ये होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं ये इस हेडर फाइल के अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन हुए हुए होते हैं। अगर वो लाइब्रेरी, वो हेडर फाइल नहीं इंक्लूड की हुई होगी, आपके प्रोग्राम को नहीं पता होगा कि सी आउट क्या काम करता है, सी इन क्या काम करता है। इसी तरह अगर आपने सेट विड्थ का फंक्शन यूज़ करना है, इस मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करना है, तो आपको iomanip.h हेडर फाइल को ऊपर इंक्लूड करना ज़रूरी है। #include iomanip.h, .h एक्सटेंशन होती है हेडर फाइल की। अब हमारे पास डेव C++ में ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है iomanip, इसलिए ये हम लोग .h नहीं लगाते, हम लोग खाली डायरेक्टली लिख देते हैं #include iomanip। लेकिन जब पेपर में आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं है आपकी, आपको ये पूरा लिखना होगा #include iomanip.h, उधर पूरा लिखना होगा #include iostream.h, #include conio.h, क्योंकि ये आपका सिलेबस का पार्ट है कि हेडर फाइल की एक्सटेंशन को लगाना है आपने। ओके, तो हम लोग इनको सेट विड्थ को और एंड एल को प्रैक्टिकली करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सेट विड्थ आपको थोड़ा समझा दूँ कि सेट विड्थ हमारे पास क्या करते हैं। एंड एल का मैंने बता दिया कि जैसे \n आपको न्यू लाइन में लेके जाता था, सेट विड्थ भी वो एंड एल भी आपको न्यू लाइन में लेके जाते हैं। अब सेट विड्थ क्या करते हैं? सेट विड्थ मतलब कि कोई विड्थ है, इसको सेट कर दो। अगर ए लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने लिख दिया सेट
विड्थ 10 और उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया B। तो ये क्या करेगा, मैं ये आउटपुट जो हमारे पास प्रिंट करवाएगा, देखिए सी आउट ए तो मेरे पास एज इट इज़, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दूँ क्योंकि मैं ए और बी को एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहती हूँ, उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है बल्कि ए और बी एज इट इज़ है। मैंने यहाँ पे हमारे पास सी आउट में पहले ए लिखा हुआ है, ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेट विड्थ 10। इसका मतलब है कि जो अगली वैल्यू है आपकी बी, ठीक है, इसके लिए जो विड्थ है उसको 10 सेट कर दो, मतलब 10 ब्लॉक्स बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10th पोजीशन है और इस 10th पोजीशन पे बी को स्टोर करवाओ, ठीक है। मतलब कि पिछली 10 वो ब्लॉक्स को वो कर लो, ऑक्यूपाई कर लो और आखिरी जगह पे इसको स्टोर करा दो। अगर ए बी होता तो यहाँ पे स्टोर करा लेते, अगर एक्स ए बी होता तो एक्स यहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो आपका जितना भी आउटपुट है वो राइट जस्टिफाइड है, जितना राइट साइड पे हो सकता है उतना हो जाए और पीछे जो हमने विड्थ सेट की हुई है वो एम्प्टी आए। ये ब्लॉक्स नज़र नहीं आते, मैं जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करवाने के लिए करवा रही हूँ। तो आगे हमारे पास प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास अब लिखा हुआ है यहाँ पे सी आउट प्रोडक्ट सेट विड्थ प्राइस। तो प्रोडक्ट तो एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद की स्पेसेस भी एज इट इज़ आ जाएंगी। अब इस प्राइस को प्रिंट करवाने के लिए 10 स्पेसेस ऑक्यूपाई हो जाएंगी, ठीक है। और ये प्राइस हमारे पास 10 स्पेसेस ऑक्यूपाई होंगी। फॉर एग्जांपल ये 5 आखिरी में प्राइस आ जाएगा और ये 5 हमारे पास फ्री रहेंगी। इसी तरह प्राइस 1, प्राइस 2 और प्राइस 3 भी रहेगी। हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास एक कोई प्राइस 1 है, इसकी वैल्यू है 8540, प्राइस 2 है उसकी वैल्यू है 325 और प्राइस 3 है उसकी वैल्यू है 27,800, ठीक है। तो अब सी आउट में जो कुछ लिखते हैं वो एज इट इज आ जाता है, लिखा हुआ आएगा सी आउट, फिर लिखा जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है वो एज इट इज आ जाएगा, लिखा हुआ आएगा प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हमने लिखा हुआ सेट विड्थ, मतलब कि 10 स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लो अगले वाले के लिए, इस प्राइस के लिए, ठीक है। 10 स्पेसेस ऑक्यूपाई कर ली जिसमें से खाली 5 लेगा प्राइस, पहली 5 फ्री रहेंगी, 1 2 3 4 5 फ्री रहेंगी और 6 पे पी आ जाएगा, 7 पे आर, 8 पे आई, 9 पे सी एंड 10 पे ई। इसके बाद देखिए एंड एल लिखा हुआ है, ये एंड एल मैनिपुलेटर लगा हुआ है। एंड एल क्या करेगा, जो नेक्स्ट आउटपुट है उसको अगली लाइन से शुरू करेगा, ठीक है। अब आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। फिर अगली लाइन से शुरू करेगा, फिर अगली लाइन में फिर हमारे पास आउटपुट में लिखा हुआ है सी आउट हमने करना है हार्ड डिस्क एज इट इज लिखा हुआ आ जाए, फिर सेट विड्थ 10 कर लो, मतलब 10 स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लो अगली वाली चीज़ के लिए, प्राइस 1 के लिए, ओके, ठीक है। अब प्राइस 1 यहाँ पे किया है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लिखे हुए, मतलब कि ये कोई वेरिएबल नेम है, ओके, और उसकी हमने वैल्यू शो करवानी है। तो प्राइस 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8540। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स लिखे हुए होते तो प्राइस 1 एज इट इज लिखा हुआ आ जाता हमारे पास, लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है इसका मतलब है कि ये कोई वेरिएबल का नाम है और इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर हुई है, उसको प्रिंट करवाओ। तो हम इसको रन करते हैं। एंड देन हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास अगर ये ना यूज़ करते तो फिर क्या डिफरेंस आता। अब देखें लिखा हुआ आया प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने 10 विड्थ सेट की हुई थी और फिर लिखा हुआ था प्राइस। तो यहाँ पे 5 स्पेसेस खाली आ गई और बाकी 5 पे प्राइस लिखा हुआ आ गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एंड एल, मतलब कि इस लाइन को एंड कर दो और अगली लाइन पे मूव कर दो। अगली लाइन पे लिखा हुआ है हार्ड डिस्क, ओके, हार्ड डिस्क एज इट इज आ गया, फिर सेट विथ 10 हो गई और प्राइस 1 हो गया, ठीक है। अब प्राइस 1 क्या है, ये कोई वेरिएबल नेम है और इसकी कोई वैल्यू है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में नहीं है। तो हमारे पास प्राइस क्या है 8540,
तो आखिरी 4 स्पेसेस पे 8540 आ गया और जो 10 में से 6 एम्प्टी बच गई वो हमारे पास इधर बीच में है। फिर एंडेल का मतलब है न्यू लाइन में मूव करो, माउस लिखा हुआ है एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में है, 10 स्पेसेस ऑक्यूपाई हुई हुई हैं, ठीक, जिसमें से हमें प्राइस 2, अब देखें प्राइस 2 क्या है 325, 325 एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा और पिछली स्पेसेस खाली आ जाएंगी। फिर एंड एल है, न्यू लाइन में मूव करो, कंप्यूटर को प्रिंट करवाओ क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में है, 10 की विड्थ ऑक्यूपाई कर ली है सेट पे 10 ने, ठीक है कि सेट कर तो 10 की विड्थ और प्राइस 3 को प्रिंट करवाओ। फिर प्राइस 3 के अंदर हमारे पास वैल्यू है 27,800, वो प्रिंट हुई और एंड एल ये न्यू लाइन में चला गया। ओके, और अब प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। तो सेट विड्थ के इस्तेमाल से इस तरह हम विड्थ को सेट कर सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। हम अपने वापस लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। अब देखना, अगर तो हमारे पास ये सेट विड्थ इस्तेमाल ना हुआ होता, ठीक है, अगर सेट विड्थ हमारे पास यूज अगर सेट विड्थ का इस्तेमाल हम लोग ना करते तो क्या होता, हमने यूज़ किया तो यहाँ पे हमारे पास देखना था कि स्पेसेस इस तरह से खाली आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के बाद ये देखें, ये सारी चीज़ें 8540, 325 और 27,800 एक लाइन में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेट विड्थ यूज़ नहीं हुई भी। ये प्रोडक्ट के आगे और हार्ड डिस्क के आगे, कंप्यूटर के आगे, माउस के आगे हमने यहाँ पे गैप दिया हुआ था सी आउट में। ये गैप तो इक्वल हर जगह दिया हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास सी आउट लिखा हुआ आ रहा है, प्रोडक्ट कुछ स्पेस आ रही है, ठीक, अगर सेट विड्थ का इस्तेमाल ना किया हो, और उसके फ़ौरन बाद ये प्राइस लिखी हुई आ जाती है अगर ये चीज़ ना हो, ठीक है। यहाँ पे प्राइस लिखी हुई आ रही है, देन अगली प्राइस आ रही है, फिर अगला आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगला आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अब सेट विड्थ का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये 10 की विड्थ यहाँ पे सेट हो जाती है और अगला आउटपुट हमारे उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे इधर से स्टार्ट हो रहा है, फिर हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो ये प्रैक्टिकली आप लोग करके देखें और अपने कॉपीज में प्रैक्टिस किया करें कि अगर इस तरह चेंज आ जाए, इस तरह चेंज आ जाए तो ये किस तरह होगा। तो अभी आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है और आप लोगों का आउटपुट भी साथ साथ दिखाया है, आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। तो अगर नहीं फिर भी आया तो आप मुझसे पूछें और मोस्ट वेलकम कोई भी क्वेश्चन करें। डिफरेंट टाइप ऑफ हेडर फाइल्स हम लोग स्टडी कर चुकी हैं। आईओ स्ट्रीम हमने स्टडी की थी सी आउट और सी इन के लिए। मैंने बताया था जब आप लोगों ने गेट सी एच, गेट करेक्टर, ये गेट करेक्टर एको का इस्तेमाल करना हो तो आप लोग कोनियो डॉट एच का यूज़ करते हैं। किसी मैथ्स के फंक्शन को जैसे कि स्क्वायर रूट हो गया, इनका इस्तेमाल करना हो तो मैथ्स डॉट एच को इंक्लूड करते हैं। स्ट्रिंग्स को अगर आपने प्रिंट करवाना है, आप लोग आगे चैप्टर आएगा तो स्ट्रिंग डॉट एच को। और आज हमने देखा था सेट विड्थ को अगर आपने यूज़ करना है तो आयो मैनिप को, और इसको अभी तक हमने स्टडी नहीं किया। ये आपके डेट और टाइम के ऑपरेशंस आपको प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो पूछें मेरे से। मुश्किल नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा इसको टाइम दें। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप आखिरी 2 दिन में कहेंगे करना चाहें तो आपसे हो जाए, ठीक है। इस पे टाइम चाहिए आपको और मज़े का काम है, आप लोग को इसका फ़ायदा ही होगा। अगर आपने कंप्यूटर की फील्ड चूज़ की हुई है तो प्रोग्रामिंग की तरफ अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।